प्रिय विद्यार्थियों, एमए प्रीवियस के प्रथम प्रश्न पत्र में गत व्याख्यान में हमने अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचारों की व्याख्या की। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अरस्तु ने जो परिवार के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं उन पर चर्चा करूंगी। प्लेटो ने परिवार और संपत्ति इन दोनों से वंचित रखा था संरक्षक वर्ग यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को। अरस्तु ने बहुत कटु आलोचना की है प्लेटो के इस विचारों या इस विचारधारा की, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिवार और संपत्ति दोनों ही आवश्यक है। परिवार संबंधी जो प्लेटो ने विचार दिए थे उसकी बहुत अधिक आलोचना अरस्तु ने की और उसके बाद में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इसी तरह उन्होंने संपत्ति की भी आलोचना की जो विचार प्लेटो ने रखे थे। प्लेटो निजी परिवार को स्वार्थपरता का मूल मानते हैं और दार्शनिक शासकों का स्त्रियों पर ऐसा सामूहिक स्वामित्व स्थापित करना चाहते हैं जिसमें बच्चे राज्य द्वारा पाले जाएं और अवस्थानुसार एक आयु के सभी पुरुष और स्त्रियों उनके माता पिता भाई बहन समझे जाए। अरस्तु इन सब की आलोचना करते हैं। तो अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों को जानने से पूर्व मैं ये बताना चाहूँगी कि प्लेटो ने जो अपने विचार दिए थे परिवार के बारे में उसकी आलोचना अरस्तु किस तरह से करते हैं। अरस्तु का मत है कि प्लेटो परिवार के अस्तित्व के शव पर राज्य में निरपेक्ष एकता स्थापित करना चाहता है, जबकि किसी भी राज्य में व्यावहारिक आदर्श विभिन्नता में एकता ही हो सकता है। व्यक्तित्व और परिवार को कुचलकर एकता की स्थापना उचित नहीं कहा जा सकता। इससे राज्य के अस्तित्व को खतरा पहुंचता है, क्योंकि राज्य सब संस्थाओं की एक संस्था है और संस्था के रूप में राज्य की इकाई परिवार है। प्लेटो ये समझते हैं कि राज्य जब विशाल परिवार बनेगा तभी उसमें तेरे मेरे के सब झगड़े मिट जाएंगे, राज्यवासियों में प्रेम भी बढ़ेगा। इस समय विशेष स्त्री पुरुष विशिष्ट बच्चों के माता पिता हैं। निजी परिवार न रहने पर छोटे बच्चे राज्य की बड़ी आयु के व्यक्तियों के पुत्र समझे जाएंगे। अरस्तु ने इस व्यवस्था की खिल्ली उड़ाई और ये कहा कि इस प्रकार अनेक व्यक्तियों के संतान होने पर पुत्र को वह प्रेम और संरक्षण नहीं मिलेगा जो आजकल निजी परिवार में बच्चे को अपने माँ बाप से मिलता है। प्रेम का क्षेत्र जितना ही अधिक विस्तृत होता है उसकी गहराई तथा प्रगाढ़ता की मात्रा उतनी ही कम हो जाती है। जो सबका बच्चा होता है वह किसी से भी अधिक स्नेह प्राप्त नहीं कर सकता। अरस्तु यह भी मानता है कि प्लेटो की यह योजना अनेक प्रकार से जघन्य अपराधों को प्रोत्साहन देने वाली सिद्ध होगी, क्योंकि इस योजना के कारण व्यक्ति को अपने निकट संबंधियों का भी आभास न होगा और वे पितृहत्या, मातृहत्या, भ्रातृहत्या जैसे क्रूर अपराध भी करेंगे। प्लेटो ने इस योजना को इसलिए अपनाया कि इससे शासक वर्ग में भ्रातृत्व की स्थापना होगी, पर अरस्तु की मान्यता है कि यह असंगत भ्रातृत्व पानी में खींची गई रेखा के समान होगा। जिस प्रकार थोड़ी सी शराब बहुत अधिक पानी में मिला दी जाने से अपना स्वाद तथा असर खो बैठती है, उसी प्रकार पारिवारिक प्रेम जब इस प्रकार बिखेरा जाता है तो अपने स्वभाव एवं प्रभाव को पूरी तरह खो बैठता है, ऐसा अरस्तु ने माना। प्लेटो समझता है कि सार्वजनिक रूप से बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा अच्छी हो सकती है, जबकि अरस्तु ने यह कहा कि अनाथालय के बच्चों के समान ही सार्वजनिक रूप से बच्चों को उच्च शिक्षा दीक्षा नहीं दी जा सकती। कितने ही गुण बच्चों को केवल परिवार की पाठशाला में ही प्राप्त होते हैं। माता पिता के स्नेह के अभाव में बच्चा न तो पनप सकता है और न वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकता है। अतः श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण के लिए आवश्यक है कि परिवार हो। फिर व्यक्ति का पूर्ण विकास परिवार में ही संभव है। परिवार से ही वह संयम, परोपकार, उदारता, स्वार्थ त्याग जैसे गुणों को सीखता है।
परिवार का उन्मूलन करके राज्य की सत्ता कायम नहीं की जा सकती। परिवार एक प्राकृतिक संस्था है, साथ ही ये राज्य के विकास की प्रक्रिया में प्रथम सोपान है, क्योंकि परिवार ही स्नेह विकसित होकर राज्य के रूप में परिणत होता है। परिवार के बारे में प्लेटो की व्यवस्था में अरस्तु ने ये कहा कि ऐसी संभावना है कि सौंदर्य प्रेमी नव युवतियों पर एकाधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे और आपसी शत्रुता बढ़ेगी, समाज का आदर्श रूप विकृत हो जाएगा। व्यक्तिक परिवार से पुरुष, स्त्री, बच्चे, दास सभी को लाभ प्राप्त होते हैं। प्लेटो ने परिवार का सामाजिकरण करके प्यार भरे माँ बाप, अनुशासित बच्चे, आज्ञाकारी दास और अपनी मूल प्रवृत्तियों को तुष्ट करने वाले पति पत्नियों का उन्मूलन किया है, ऐसा अरस्तु मानते हैं। अरस्तु ने ये कहा कि परिवार का क्या अभिप्राय होता है और परिवार में कौन कौन शामिल है। परिवार को उन्होंने जीवन की प्रथम पाठशाला के रूप में स्वीकार किया। इन सभी बातों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अरस्तु ने ये कहा कि प्लेटो परिवार को प्रगति के मार्ग में एक व्यवधान और एक बाधा मानता है, जबकि परिवार उचित है, आवश्यक और प्रेरणा का स्रोत है। अरस्तु ने परिवार को त्रिकोणात्मक संबंधों का समुदाय बताया। पति और पत्नी, स्वामी और दास एवं माता पिता और संतान, इन तीनों के पारस्परिक संबंधों का नाम ही परिवार है। एक बार फिर सुन लीजिए कि परिवार में अरस्तु ने जो परिवार का स्वरूप प्रस्तुत किया उसमें ये कहा, पति और पत्नी, स्वामी और दास, माता पिता और संतान, ये सभी परिवार के सदस्य हैं। परिवार के मुखिया का अपनी पत्नी, बच्चों, दासों और संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व होता है, पर इन सब से उसके संबंध विभिन्न प्रकार के होते हैं। वह अपनी पत्नी का परामर्शदाता, अपने बच्चों का पथ प्रदर्शक और अपने दासों का निर्देशक होता है। परिवार को अरस्तु ने नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला के रूप में स्वीकार किया। अरस्तु के अनुसार परिवार नागरिक और सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। उसके अनुसार परिवार सामाजिक जीवन को स्थिर रखने वाली आधारशिला है। व्यक्ति को नागरिकता और सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक बातों का ज्ञान परिवार में ही प्राप्त होता है। व्यक्ति बालक के रूप परिवार में ही प्रेम और घृणा, उदारता, अनुदारता, सत्य, असत्य, न्याय और अन्याय में अंतर करना सीखता है। परिवार में ही वह अपने माता पिता और अन्य सदस्यों से अनुशासन तथा आज्ञा पालन की शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिए परिवार प्रथम पाठशाला है और अत्यावश्यक है। फिर अरस्तु ने ये कहा कि राज्य परिवार का ही विकसित रूप है। राज्य मानव संस्थाओं का अंतिम और पूर्ण रूप है, तथापि इस विकास प्रक्रिया में प्रथम स्थान परिवार को मिलना चाहिए। अरस्तु के अनुसार सबसे पहले लोग परिवारों में संगठित हुए। कई परिवारों के मिलने से ग्राम की रचना हुई तथा अंत में कई गांवों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया। इस प्रकार सामाजिक और राजनीतिक विकास की सर्वप्रथम संस्था परिवार ही है। परिवार के पैतृक स्वरूप के बारे में अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त किए और ये कहा, पुरुष ही परिवार का संचालक और शासक है। स्वाभाविक रूप से पुरुष स्त्री की अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण उस पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा। दास तो मूर्ख होता ही है, उस पर स्वामी का शासन आवश्यक ही है। इसी प्रकार संतान पर कम आयु होने से अनुभवहीनता के कारण पिता का नियंत्रण आवश्यक है। अतः परिवार का वयोवृद्ध पुरुष ही परिवार का शासक है, परंतु परिवार पर पुरुष द्वारा नियंत्रण तथा कठोर अनुशासन के उपरांत भी पूर्णतया मित्रता का वातावरण होना चाहिए, क्योंकि परिवार एक जीवन पर्यंत मित्रता का नाम है। परिवार के मुखिया को अपनी पत्नी, बच्चों और दासों के प्रति दया और मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। परिवार के सब सदस्यों को एक दूसरे के सुख दुख को भली प्रकार जानना और समझना चाहिए। उन्हें एक दूसरे के सहयोग से अपनी दैनिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। महिलाओं की स्थिति के बारे में
अरस्तु ने ये कहा कि मेरे विचारों के अनुसार अरस्तु की धारणा कोई महिलाओं के प्रति ज़्यादा उच्च नहीं रही। वह नारी को वासनाओं और दुर्बलताओं को पुंज मानता था। नारी का क्षेत्र केवल घर की चारदीवारी तक सीमित होना चाहिए, ऐसे अरस्तु के विचार थे। नारी एक अपूर्ण पुरुष है तथा खामोशी उसका गौरव है। वह शासन करने के अयोग्य है, अतः उस पर पुरुष का शासन होना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि वह कठोरतापूर्वक स्त्रियों को अपने वश में रखे। ये तमाम जो विचार अरस्तु ने प्रकट किए उसकी आलोचना की जानी चाहिए, क्योंकि महिला पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर एक राज्य में अपना सहयोग देती है और किसी भी क्षेत्र में, चाहे बुद्धि के क्षेत्र में ही क्यों न लें, महिलाएं अयोग्य नहीं होती। और वो इतिहास से हम देख सकते हैं, इतिहास में हमें पता चलता है कि किस तरह से महिलाओं ने एक सफल शासक के रूप में कार्य भी किया है। और महिलाओं को एक तरह से महिलाओं की स्थिति को कमज़ोर मानना अरस्तु की सबसे बड़ी मूर्खता रही है। परिवार पर राज्य का नियंत्रण भी अरस्तु का विचार था कि परिवार का अत्यधिक मोह पुरुष को उसके मार्ग से विचलित कर देता है। अतः राज्य को चाहिए कि यदा कदा वह परिवार को नियंत्रण में रखने के लिए नियम बनाता रहे। यहाँ भी हम अरस्तु के मध्य मार्ग का अवलोकन करते हैं। एक ओर तो अरस्तु परिवार के साम्यवाद का विरोधी है और दूसरी ओर वह परिवार को पूर्णतः स्वतंत्रता भी प्रदान करना चाहता है। उसका मत है कि राज्य को चाहिए कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए सभी उपाय करें, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि के कारण किसी भी राज्य का विनाश हो सकता है। उसका कथन है कि संतानोत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष का सहवास ऐसी अवस्था में होना चाहिए जबकि वे इस दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त हो। इस दृष्टि से वह स्त्री और पुरुष की आयु में 20 वर्ष के अंतर को उचित मानता है। तो कुछ बातों में, कहीं विचारों में अरस्तु के विचार भी हमें उचित जान नहीं पड़ते। स्त्रियों की स्थितियों को लेकर या विवाह के बारे में जो उनके विचार हैं, और इसकी कटु आलोचना की जानी चाहिए और की जाती है। हालांकि अरस्तु के परिवार संबंधी विचार प्लेटो के विचारों से बहुत अधिक भिन्न हैं। पारिवारिक जीवन जो प्लेटो की दृष्टि में निकृष्ट, राज्य के संबंध में अत्यंत अनावश्यक और हानिकारक है, अरस्तु की दृष्टि में मनुष्य की राजनीतिक यात्रा का प्रथम सोपान है। यह राज्य की आधारशिला है, राज्य के निर्माण तथा अस्तित्व की एक मूलभूत शर्त है तथा राज्य के निर्माण का प्रथम अनिवार्य चरण है। अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों का मूल्यांकन करते हुए डनिंग ने लिखा है कि परिवार के विभिन्न तत्वों के स्वरूप और कार्य के विशद विवेचन में ऐसी अनेक बातें हैं जिनका सामाजिक और आर्थिक इतिहास तथा सिद्धांत में अत्यधिक महत्व है। धन्यवाद।